वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और हम आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रहे हैं और हमारी थ्योरी जितने भी टॉपिक्स थे, पेडागोजी थी, उनके प्रीवियस ईयर थे, वो सब हमने बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से करे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्ले लिस्ट के लिंक हैं, उनको ज़रूर देखें। उसी के बाद प्रैक्टिस सेट करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो अब लास्ट में हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7th प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और आज हम फिर से सीटेट साइंस के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कंटेंट और पेडागोजी दोनों से होंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स उसमें स्कोर किए। नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैंने टॉपिक्स के और पेडागोजी के प्रीवियस ईयर सेशन के सभी की PDF वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए कि मैम इससे ज़्यादा और करा दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप बस भरोसा रखिए, आप घबराइए मत। आप सारे टॉपिक देखें, उनके प्रीवियस ईयर देखें, पेडागोजी देखें और ये प्रैक्टिस सेट करें, तो आप सब कुछ बहुत अच्छा करके आएंगे। आप बस भरोसा रखें, परेशान बिल्कुल ना हो। और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको बहुत नहीं देखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस सेट में ही कवर हो जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करें और ऐसे ही अच्छी तरह से पढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैच आइटम इन कॉलम ए विद डूज इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान हमें कॉलम बी से करना है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप की बात हुई है, खरीफ फसल की बात हुई है, और ये हमारी गर्मी की फसल होती है, समर की क्रॉप होती है, जिसको हम जून के टाइम पे बोते हैं क्योंकि उस समय बारिश अच्छी होती है और इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और नवंबर के टाइम में इनको हार्वेस्ट कर देते हैं, इनकी कटाई हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपके ई के साथ आके जुड़ेगा। धान और मक्का ये आपकी गर्मी की फसल होती हैं, जून के टाइम बोते हैं और नवंबर के टाइम इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लिखा है रवि क्रॉप। रवि की जो फसल होती है ये आपकी सर्दी की फसल होती है, विंटर की फसल होती है, जिसको हम नवंबर के टाइम पे बोते हैं और अप्रैल के टाइम में इनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसमें आपके आ जाएंगे गेहूँ, चना, मटर। तो सेकेंड ऑप्शन आपका डी के साथ आके जुड़ जाएगा, वीट, ग्राम और पी। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, ये आपके यूरिया और सुपर फॉस्फेट हो जाएंगे। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी पे आ जाएगा, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। यहाँ तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये आपके नेचुरल खाद होते हैं, जो हमें प्लांट के वेस्ट से मिलते हैं, जैसे जो गोबर वगैरह होता है, और सॉरी एनिमल के वेस्ट से मिलते हैं, जैसे गोबर वगैरह, और प्लांट का जो वेस्ट होता है जैसे पत्तियाँ वगैरह और भी जो वेस्ट होते हैं, फ्लावर वगैरह, उनसे जो फर्टिलाइज़र बनता है, उनसे जो मैन्योर बनता है वो आपका प्राकृतिक खाद होता है। तो कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, जो पशु का अवशिष्ट होता है, गोबर होता है, मूत्र होता है, और जो पादप का अवशेष होता है, वो सब आपका कार्बनिक खाद होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो पहले का ई हो गया, सेकंड का डी हो गया, थर्ड का बी हो गया, फोर्थ का सी हो गया। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, थोड़ा जंबल करके दे देंगे, स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। देखिए, एनसीईआरटी में कुछ एंटीबायोटिक के नाम दिए हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन बना के इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये आपकी एंटीबायोटिक होती है, जो हमें जीवाणुओं से लड़ने में बचाती है। जब हमें बैक्टीरिया से कोई चीज़ इफेक्ट कर देती है तो ये उसमें हमें मदद करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है। सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मादा एनोफिलीज मच्छर। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वही मलेरिया का कारण होती है। और एक क्वेश्चन और सीटेट में बनता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये भी ध्यान रखिए, ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, एल्गी, इस तरह से करके, तो याद रखिए प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया आपको होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फेस गिवन इन द कॉलम बी। फिर से कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। सबसे पहले पॉलिएस्टर है, जिसको हम पैट भी बोलते हैं, और जब हम इस पैट को कपड़े की तरह यूज़ करते हैं तब हम इसे पॉलिएस्टर बोलते हैं। और ये जो पॉलिएस्टर होता है ना, इस पर रिंकल नहीं पड़ते, इस पर आसानी से सलवटें नहीं आती। तो पहला ऑप्शन आपके डी के साथ हो जाएगा, फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। अब देखिए, बात होगी टेफ्लॉन की। जो टेफ्लॉन होता है इसको यूज़ करा जाता है
है टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, जो ना चिपकने वाले भोजन के पात्र होते हैं ना, उनके निर्माण में आपका टेफलॉन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन घूम कर भी आ सकता है कि विच इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, तो वहाँ पे आप आंसर देंगे टेफलॉन। और ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक ही होता है, याद रखिए थर्मोसेटिंग नहीं होता। दो तरह की प्लास्टिक बताई है मैंने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को तो जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती हैं, ठंडा करने पर फिर से हार्ड हो जाती हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होती है ना, वो गर्म करने पर पिघलती नहीं है, वो हार्ड ही रहती हैं, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइट, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग है। लेकिन टेफलॉन आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक ही है, याद रखिएगा। तो सेकंड का ऑप्शन तो आपका सी के साथ हो जाएगा। अब देखिए जो रेयॉन होता है इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, और ये प्रिपेयर करा जाता है बाय यूजिंग वुड पल्प ऑफ कॉटन। कॉटन के वुड पल्प को यूज़ करते हुए केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम रेयॉन का निर्माण करते हैं। तो सी थर्ड वाला जो है वो आपका ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। अब जो नायलॉन होता है, ये जो नायलॉन है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। जो पैराशूट हैं, मोजे हैं, उन सब के आदि के निर्माण में हम नायलॉन का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका डी के साथ हुआ, सेकंड ऑप्शन आपका सी के साथ हुआ, थर्ड ऑप्शन आपका ए के साथ हुआ, और फोर्थ ऑप्शन आपका बी के साथ हुआ, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। देखिए चारों कथन में लिखा है डक्टाइल तन्यता। देखिए धातुओं का जो मेटल होते हैं उनका एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो तन्यता होते हैं, उनमें तन्यता होती है, वो डक्टाइल होते हैं। कहने का मतलब जब उनको गर्म करा जाता है, पिघलाया जाता है, तो उनको बड़ी आसानी से पतले तार में, पतले वायर में खींचा जा सकता है, थ्रेड की तरह हम उनको खींच सकते हैं। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सारे धातु में तन्यता नहीं होती। कुछ दो चार एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जो मरकरी है, पारा है, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसमें तन्यता नहीं होती। जो जिंक है, जो आपका जस्ता होता है, उसमें भी तन्यता नहीं होती है। आर्सेनिक हो गया, ये इनमें तन्यता नहीं होती। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जनरली मेटल आर डक्टाइल, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन सारे धातु तन्य होंगे ऐसा हम नहीं कहेंगे। लगभग सभी धातु हमारे तन्य होते हैं, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। जनरली नॉन मेटल आर रिएक्ट विद एसिड, ये तो गलत हो जाएगा। अधातु जो होते हैं वो हमारे अम्लों के साथ, एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं आपके एसिड के साथ, अम्ल के साथ, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, वो भी पॉप ध्वनि के साथ। एक क्वेश्चन सीटेट में ये भी बहुत बनता है कि पॉप ध्वनि के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो रिएक्ट नहीं करते अम्ल के साथ। तो फिलहाल ये ऑप्शन तो हो गया गलत। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, जी हाँ ये बिल्कुल सही होगा। जो सोडियम होता है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर हो चाहे वाटर हो, उनमें वो बड़ी आसानी से रिएक्ट करता है, और एयर की प्रेजेंस में तो वो आग भी उत्पन्न कर देता है। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम कैरोसिन के तेल में रखते हैं। ऐसी अगर मैं नॉन मेटल में बात करूं, अधातु में बात करूं, तो जो फॉस्फोरस होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन सही है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जो जिंक सल्फेट का विलियन है ना, सॉल्यूशन है, ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। यही कारण है जो कॉपर है ना, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से जिंक को नहीं निकाल पाएगा। और ये कह रहा है कि कॉपर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, तो ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर होता है, और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। यही कारण है कि कॉपर जिंक को नहीं निकाल पाएगा उसके सॉल्यूशन में। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। जो कोल होता है ना, आपका कोयला होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। देखिए कोयला जो है वो आपका अधातु है, और मैंने बताया था जो डक्टाइल वाली, तन्यता वाली प्रॉपर्टी होती है वो धातु की होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जो कोयले होते हैं उनको खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। फॉसल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये बात तो सही है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो हमें पौधे और जानवर के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं, जैसे आपके कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसल फ्यूल्स हैं, और ये हमें प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से मिलते हैं, ये बात सही है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, ये बात गलत है। जो CNG होती है उसको तो हम बल्कि प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए कम प्रदूषणकारी होती है, और यहाँ पर तो ये उल्टा बोल रहा है कि CNG पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी ईंधन है, तो ये बात गलत है।
सीएनजी इतनी पॉल्यूटिंग गैस नहीं होती, वो लेस पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से, और ये बात यहाँ पर बोल रहा है कि मोर पॉल्यूटिंग है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। जो कोक होता है इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जी हाँ, जो कोक है वो कार्बन का शुद्ध रूप ही होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो कोलतार होता है इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जी हाँ, जो कोलतार होता है वो भिन्न पदार्थों का मिक्सचर होता है, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है, तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वन सेल बॉडी, ये बात तो बिल्कुल सही है, जो आपके एक कोश के जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका का ही होता है। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। जो पेशी कोशिका होती हैं वो आपकी शाखान्वित नहीं होती, वो आपकी स्पिंडल होती हैं, वो आपकी चपटी होती हैं। जो शाखान्वित होती हैं, जो ब्रांच्ड होती हैं, वो तो आपकी नर्व सेल होती हैं, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल, जी हाँ, किसी जीव की मूल जीवित इकाई एक कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है। अमीबा हैव इरेगुलर शेप, ये बात भी सही है, और हमने पढ़ा था सूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी खाने को पकड़ता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, ये हमने पढ़ा था, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण क्या होता है, जब यंग वन, जैसे जो टैडपोल है वो फ्रॉग का यंग वन होता है, जो यंग वन होते हैं वो अपने एडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं देखने में, उनमें पूरा एक चेंजमेंट होता है, पूरा एक कायांतरण होता है, वही आपका क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो टैडपोल जो होता है वो अपने फ्रॉग से देखने में बहुत ज़्यादा अलग होता है, और वो किस प्रोसेस से डेवलप करता है, वो मेटामॉर्फोसिस से डेवलप करता है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, जो टैडपोल जब ग्रो कर रहे होते हैं पानी में और वो फ्रॉग बन रहे होते हैं, तो इस समय पानी में क्या होना चाहिए जो उनकी डेवलपमेंट में मदद करता है, अगर पानी में वो नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन सीटेट में 4 बार बता है, तो आयोडीन, पानी में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है टैडपोल की ग्रोथ के लिए, ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट इज, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या बतानी है। देखिए जो जायगोट होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक तो आपका मेल गैमेट होता है तो उसका केंद्रक होगा, गैमेट को हम युग्मक बोलते हैं जो स्पर्म होता है, और एक फीमेल गैमेट होता है, एक मादा युग्मक होता है जो ओवम होता है। तो इस तरह केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर से हमें गलत कथन को बताना है, तो बताइए। ओविपोरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। हिंदी में देखें तो अंड प्रजनक, अंड प्रजनक जो होंगे वो अंडे को देंगे ना कि शिशु को जन्म देंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए एनिमल 2 कैटेगरी में होते हैं, एक आपके विविपोरस होते हैं, विविपोरस वही होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन, जैसे फीमेल वगैरह हो गई ह्यूमन में, काऊ वगैरह हो गए एनिमल में, तो ये बर्थ देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो वो विविपोरस होते हैं। लेकिन जो ओविपोरस होते हैं ना, अंड प्रजनक होते हैं, ये अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह हो गए, तो वो विविपोरस हैं। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि विविपोरस बच्चे देते हैं, तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, जी हाँ, प्रत्येक शुक्राणु जो होता है वो एकल कोशिका होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्रॉग में होता है, जी हाँ, हमने पढ़ा भी था। जो मेंढक होता है वो बाह्य निषेचन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड ऑफ सिंगल सेल, जी हाँ, जो आपका मेल और फीमेल गैमेट से जायगोट बनता है ना, वो सिंगल सेल ही होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण बनता है, वो सिंगल सेल नहीं होता, क्योंकि जायगोट जो होता है वो फिर टूट जाता है एम्ब्रियो में, वो सिंगल सेल नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो एग बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, वो आपका सिंगल सेल ही होता है। निषेचन के बाद रखा गया अंडा एक कोशिका का बना होता है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए जो आपके एस्ट्रॉइड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये आपके सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का मेंबर होते हैं, क्योंकि ये रॉक जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के आसपास घूमते रहते हैं। और एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है, जो पत्थर की छोटे छोटे गोले होंगे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट बना देते हैं, किसके बीच में, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये तो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये स्मॉलर प्लैनेट भी बोलते
होते हैं और ये पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। सैटेलाइट तो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा ही है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट हो गया मून, तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम के हिस्सा होते हैं। बाकी जो कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है, ये हमारा कोई सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, ये तो हम ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन सही हो गए। जो कॉमेट है, जो धूमकेतु है, ये भी आपका सोलर सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ये क्या होती हैं, ये स्नोबॉल होती हैं, किसकी, फ्रोजन गैसेस की। इनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये कॉमेट वो सन के पास आते हैं, सूर्य के पास आते हैं, और गर्म होने पर ये क्या करते हैं, गैसेस को रिलीज करते हैं और चमकते हुए से दिखाई देते हैं। तो धूमकेतु जो होते हैं सोलर सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पेडागोजी से है। साइंस टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। विज्ञान शिक्षकों को ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किस चीज़ पर, ये हमें बताना है। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग। जहाँ पर भी मेमोराइज, याद करने की बात आ जाती है कि शिक्षार्थियों को सब कुछ याद कराना है, तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। स्कोर मार्क्स, जहाँ पर स्कोर मार्क्स की बात आ जाती है, वो ऑप्शन भी कभी सही नहीं होता। स्कोर मार्क्स ऑब्टेन बाय द लर्नर, सीखने वाले द्वारा प्राप्त किए गए अंक, नहीं, इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जी हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना। साइंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, चीज़ों को देखेगा, उनमें इन्वॉल्व होगा, तभी उसमें कुछ वैज्ञानिक थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। तो यही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर, सीखने वाले द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। नहीं, हम कुछ भी उसे ऐसा नहीं सिखाना जिसमें वो बहुत ज़्यादा उसको रट जाए, उसमें महारत हासिल हो जाए, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करानी है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट इन साइंस एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान प्रयोग में त्रुटियां जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हैं, क्यों, ये हमें बताना है। आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट इनटू द ग्रुप ऑफ पास्ड एंड फेल। देखिए, जब भी बच्चों को सफल बच्चे और असफल बच्चे उनको अलग अलग करना हो, तो ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते, क्योंकि एनसीएफ ने बल दिया है किस पर, समावेशी शिक्षा पर, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, जहाँ हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। तो ऐसे ऑप्शन, चाहे सीडीपी हो, मैथ हो, या किसी की भी पैडागोजी हो, उनमें ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते। प्रोवाइड अ वे टू द टीचर टू स्क्रॉल द चिल्ड्रन, ये एक तरीका दे देता है टीचर को कि वो बच्चों को डांट सके, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प देम टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। जी हाँ, बच्चों के अंदर एक सोच विकसित होती है कि अच्छा, इस चीज़ में गलती ऐसे क्यों हुई, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे अचानक से कुछ सोचते हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, उनमें एक इंसाइट आता है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। ये एरर्स इसलिए ही ज़रूरी है ताकि बच्चे के अंदर इंसाइट आए और वो सोच सके कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं तथा समाधान को पहचानने में मदद करते हैं। जी हाँ, यही बात बिल्कुल सही हो गई। प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सब चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, ये एक मौका दे देता है टीचर को कि कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकालना है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है सिवाय, यहाँ पर सिवाय लिखना मिस हो गया, तो सिवाय किसके बाकी सारे स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ये हमें बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, किसी समस्या की पहचान करना, ये तो समस्या समाधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, ये कोई स्टेप नहीं होता। देखिए, जब मैंने समस्या समाधान विधि बताई थी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि समस्याओं को छोटे भागों में तोड़ना होता है, तो ये कोई स्टेप नहीं होता और यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज, संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करना। जी हाँ, कि उस प्रॉब्लम की क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सब के बारे में अन्वेषण करना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके बारे में खोज करना, ऐसी बात बिल्कुल सही होगी। एंटिसिपेट आउटकम, जो परिणाम होंगे उनको प्रत्याशित करें। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही होगा। जो प्रॉब्लम के आपने सॉल्यूशन सोचे हैं उनका आउटकम करना, उनका रिजल्ट निकालना। जी हाँ, ये भी समस्या समाधान में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुझे लगता है अब सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे 15 के 15। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सभी स्टूडेंट को करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।